तब राधे ने उस समय न विमला को ही कुछ कहने का अवसर दिया न कमलेश को। अब वह उसकी उस बात पर आ गया जिस पर उसे मतभेद था। वह बोला, हाँ, तुम्हारी उस बात को तो मैं भूल ही गया था। प्रकृति परिवर्तन के संबंध में जो तुमने अभी कही थी। हाँ हाँ, कहो कहो, मैं जानना चाहता हूँ कि विषय में तुमने क्या अनुभव किया है, तुम्हारे विचार क्या हैं। कमल ने कहा ही था कि राधे बोल उठा, असल बात यह है कमलेश भाई की मनुष्य की प्रकृति ही को पहले ज़रा समझ लेने की ज़रूरत है। क्या उसकी प्रकृति है और क्या अप्रकृति, वास्तव में इसी को समझ लेना आवश्यक है। लोग प्राय कहा करते हैं, फला आदमी तो बिल्कुल ही बदल गया। लोग उसकी रूपरेखा, उसके आकार प्रकार को देखकर ही प्राय इस तरह की बातें कर डालते हैं। पर परिस्थितियों के चक्र में घूमने और छिन्न भिन्न होते हुए उसके क्षण क्षण के जीवन को देखकर वे ये नहीं सोचते कि प्रकाश सदा प्रकाश ही रहता है। यह बात दूसरी है कि कोई प्रकाश दिन का हो, कोई निशा का। अब यह प्रश्न यह कि दिन का प्रकाश तो प्रकाश है और उसे संसार स्वीकार करता है, किंतु जो प्रकाश रजनी के अंतर से फटा हुआ है वह अंधकार क्यों है। तब तत्काल उत्तरंग मानव के कमलेश बोल उठा, वंडरफुल, कितनी अच्छी बात तुमने अनायास कह डाली, वाह। विमला ने उसी समय एक बार राधे के उस तेजोमय मुख की ओर दृष्टिक्षेप किया। थोड़ी देर से उसकी छाती के भीतर भूकंप कालीन रत्नाकर की भांति जो भीम विस्फोटन प्रतिध्वनि हो रहा था। राधे के इस कथन को लेकर और फिर एक बार उसकी ओर देखकर आप से आप वह बिल्कुल स्थिर ध्वस्त हो उठा। जिस तख्त अतीत से आज भी अभी उसके मन प्राय तक को बार बार स्तंभित विकल विकम्पित कर करके एक अव्यक्त अभियोग से अतिशय अस्तित्व किव मुखुक डर डाला था। निमेप मात्र में इस वैकल्प उपाय से उसके प्रभाभूत चित्त की सारी दुर्बलता बात की बात में निष्प्रभ प्रशांत हो उठी। इसी समय भोजन करके दोनों मित्र उठ खड़े हुए। रात के 11 बजे हैं। कमलेश सो रहा है, पास ही विमला भी लेटी हुई करवटें बदल रही है। कुछ स्वप्न उसके मन सपट पर उतर आए हैं। तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है भैया। कौन सी पूछते हो, कौन सी? लो, जब मालूम नहीं है तब पूछना भी गुनाह है। हाँ, गुनाह। मैं तुमसे भैया जो कहती हूँ। वह चुप रह गया। उसका मुख यकायक उतर गया। कोई बात वह फिर न कह सका। तब वह चलने लगी, कुछ उद्विग्न होकर, अपना तिरस्कार अपने उत्तर लादकर। किंतु उसी समय उसने सुना, वह कहाँ रहा है। मेरी इस बुरी आदत के अनुभव करने का तुम्हें अब भी अवसर न मिलेगा विमला। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वह लौट पड़ी। अपनी मर्यादित गंभीरता से विचलित होकर वह बोली, सचमुच क्या तुम कानपुर छोड़ दोगे? छोड़ना ही पड़ेगा विमला, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बदल नहीं सकती। उत्तर में वह कुछ न कह सकी। उपदी उसने निर्वाह निःशब्द निष्ठुर क्षणों ने उसके इस जीवन को व्यर्थ कर डाला। तो भी उन क्षणों को वह फिर कभी न पा सकी, आज तक न पा सकी। किंतु वह था कितना दृढ़ प्रतिज्ञा। उसने कानपुर छोड़ ही दिया। यद्यपि उसने कोई अपराध नहीं किया था, एकमात्र ही आदत थी उसकी कि वह मुझे देखकर पुलकित हो उठता था। उसके उस हास्य मुखरित आनंद की उत्पित आभा, उसकी उल्लास तृप्त आँखें, अपना आंतरिक भाव प्रकट करके का लोभ मोहल्ले की बात ठहरी। वह कभी कभी अपनी सखियों के साथ निकलती, कभी माँ भाभी के साथ, और इस सब के साथ निकलने पर भी वह उसकी ओर एक बार देखे बिना मानता न था। फलतः एक अधमय बहिर्मुखी लज्जा से वह बिल्कुल संकुचित तथा अभिभूत हो उठती थी। बस यही उसका अपराध था और उससे संलग्न यही उसकी असुविधा।
और उसके बाद यह आज का दिन है। तुम्हारे गृहस्थ जीवन के इस सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। और मेरे गृहस्थ जीवन का ये कैसा फलस्वरूप है, किंतु जो प्रकाश रजनी के अंतर से फूट उठा है वह अंधकार क्यों है? कौन कहता है कि वह अंधकार है? क्या अब भी किसी में इतना साहस है कि वह उसे अंधकार कह सके? किंतु यह बात तो तुमने अपने आप को देखकर कह डाली है, क्योंकि तुम एक प्रकार के भीतर जो नारी, वह तो वैसी उस प्रकार की निरी कविता नहीं है। उसका एक शरीर है, एक पिंड। कभी उसे छूकर देखते तो जान पाते कि बाहर से प्रकाशमयी झलक मारने वाली इस विमला के भीतर का अंधकार अभी तक पूर्वोत्तर स्थिर है, अपने स्थान से वह टस से मस न भी नहीं है। अभी तक उसके भीतर की ग्रवित नारी उसी प्रकार तृष्टित है जैसे वह कभी पहले थी। उसके प्रकृत स्वरूप का संभोग पांग आज किया है नहीं जा सका, यह तक कि वह अभी तक माँ भी नहीं हो सकी। और फिर भी तुम उसके गृहस्थ जीवन का साफल्य देखने चले थे। ओह, इस परिवार का अंतर्गत न देखकर उसके ब्राह्य स्वरूप पर तुम ऐसे मुग्ध हो उठे कि बधाई भी उसे दे डाली। किंतु तुम्हारी यह बधाई तो उन्हीं के लिए थी, मेरे साथ उसका संबंध क्या? वह बधाई मेरे लिए नहीं है। किंतु ठीक तो है, उन्होंने कह डाला था। सुनती हो विमला, राधे तुम्हें बधाई दे रहा है, लेकिन उनके कहने से भी वह बधाई मेरे लिए नहीं हो सकती, वह उनके लिए थी। हाँ, उन्हीं के लिए। तो क्या वास्तव में वे बधाई के पात्र हैं? क्यों भला? क्या वे बधाई के पात्र केवल इसलिए हैं कि मेरे जीवन की यहाँ धारा भी उन्हीं के साथ साथ प्रवाहित हो रही है? तो तुम सोचते हो कि यह विमला अभी तक इसमें समर्थ है कि उसकी संगनी का योग्य मात किसी को भी बधाई का पात्र बना सकता है? उफ, तुम ऐसा क्यों मानते हो राधे भैया? क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? क्या तुम्हें याद नहीं रहा तुमने किसी को कुछ कहा था कि मेरी इस बुरी आदत के अनुभव करने का अब तुम्हें कभी अवसर न मिलेगा? तो फिर इतने दिनों के बाद तुमने ये अवसर क्यों दिया? झर 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 ये आंसुओं की बूंदें हैं कि सुधारवण में मोती हो। जीवन के ये 10 वर्ष यूं ही बीत गए। युग पलटा, कितने भूकंप आए, कितनी झिमझिम रातें, कितनी सर्दी निशाएं, कितने वसंतिक दोलन आए और गए, किंतु राधे की छाया भी कहीं न देख पड़ी। और एक युग के बाद जानबूझकर भी नहीं अनायास वे जो इस कुटीर में आ ही पड़े। तो यह विमला, यह मूर्ति काली माँ अपने आप को न देखकर दोष देती है उसे, जो दिवाकर की भांति वेरण और मन रवि हो। तो तुम मुझसे बोले क्यों नहीं? कुछ विषय में कुछ दुलार से ओतप्रोत होकर तुमने मुझे निकट पाकर मेरा नाम लेकर पुकारा क्यों नहीं? तुम्हारी मुद्रा इतनी गंभीर क्यों बनी रही? एक बार भी सिर उठाकर तुमने मुझे ध्यान से देखा क्यों नहीं? मुझसे छूट कर जाओगे कहाँ? झर 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 अब विमला आंसू पोंछ कर स्थिर होकर बैठ गई। उसका एक हाथ अब भी कमल के हाथों में था। उसके रुद्र गंभीर मुख की अप्रतीक गंभीरमा देखकर कमल याकायाक स्तब्ध हो उठा। और उसी समय विमला बोली, अपराध की बात पूछते हो? हाँ, तो इस राधे को तुम अंदर क्यों ले आए? किससे पूछ के ले आए? कमलेश अवाका हो उठा। तुरंत वह उत्तर न दे सका, किंतु क्षण भर के बाद बोला, वह मेरा एक मित्र था, चिर परिचित मित्र। उसका स्वागत सत्कार करना मेरे लिए आवश्यक था, किंतु वह कोई भी हो, उसके संबंध में इतना सोचने की आवश्यकता ही क्या है? वह क्यों आया था एक प्रस्ताव लेकर? क्या उत्तर दिया? उसकी बात मान लेना ही मेरे उचित समझा। स्वदेश के पीछे उसने अपना जीवन उत्सर्ग कर रखा है। उसके निर्विरोध कौशल में जाना चाहिए। उसके पक्ष में मैंने अपने आप को रोक लिया। जी, वह न उत्सर्ग कर रहा है। विमला ने अस्सी मध्य स्वर में अलट उलट कर इस तरह कहा कि कमल उसकी अरूप मुद्रा देखकर चकित संबंधित हो उठा। क्षण भर रुककर बोला, बात क्या है विमला? मैं ज़रा साफ साफ जानना चाहता हूँ।
वह मेरा शत्रु है। मेरी जीवन धारा को उसने व्यर्थ ही में विकीर्ण करने को चेष्टा की है। मोहल्ले के नाते में मैं उसकी बहन होती हूँ, फिर भी जानबूझकर उसने मेरी अवहेलना की। मैं इसे कैसे सहन कर सकती हूँ? अरे पगली, ये मेरी ही भूल है। लेकिन तुम जानती हो विमला, मैं कुछ आज का नया भुलक्कड़ नहीं हूँ। खैर, मुझे इसका दुख है। चलते चलते वह अपनी सोने की घड़ी तुम्हें भेंट स्वरूप दे गया है। उसने कहा भी था, यह घड़ी मेरी बहन को दे देना, तुम्हें उसे ले लो। अब वह मेरे कोट की भीतरी जेब में पड़ी है और विमला सोचती है, यह उपहार है कि मृत्यु